2 लाख रुपए सस्ती हुई है। 1,50,000 रुपए पर अब सोना पहुंचा। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। 29 जनवरी को चांदी ने 4.20 लाख प्रति किलो और सोने ने 1.93 लाख प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था, जिसके बाद से दोनों कीमती धातुओं की कीमती में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली है। बजट के बाद भारत अमेरिका में ट्रेड डील पर बनी सहमति के बीच एक बार फिर सोने चांदी के दाम बढ़ने शुरू हो गए। वही 5 फरवरी को एक बार फिर गिरावट देखने को मिली और लगातार ये उतार और चढ़ाव, ये फ्लक्चुएशन लगातार सोने चांदी में, यानी कि अब एक तरीके से जो चाल है उसको समझ पाना बेहद मुश्किल हो चला है कि आखिर कब सोने के दाम बढ़ जाएंगे, कब सोने के दाम हट जाएंगे। वहीं चांदी का भी यही हाल। अब आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए और जानकारियां आपके साथ साझा करें, थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करें। सोने चांदी में जो गिरावट है, अब आज का दाम क्या है ये भी आपको बता देते हैं। आज 6 फरवरी, आज सोने का दाम प्रति 10 ग्राम 1.52 लाख है। वहीं चांदी प्रति किलो 1.99 लाख है, यानी कि अभी फिलहाल ये दाम चल रहे हैं। हालांकि ये गिरावट अभी फिलहाल दामों में देखने को मिल रही है क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ पहुंच चला था सोना और चांदी। हालांकि टैरिफ के बाद, बजट के ऐलान के बाद भी खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है, लेकिन अब यही दाम कब तक बरकरार रहेगा या ये कहीं ज्यादा बढ़ेगा या और घटेगा। इस बीच आप देखिए कि चांदी अब सोने को भी क्रॉस कर चुकी है। आइए कुछ और आपको डेट्स के अनुसार रेट्स बताएं। 1 फरवरी को 1,60,580 सोना प्रति 10 ग्राम था, चांदी 3,94,900 थी। वही 2 फरवरी को 1,51,000 यानी कि कम हुई है। एक फ्लक्चुएशन देखिए एक दिन के भीतर, वहीं 3 लाख पर चांदी पहुंची है, 94,000 घट चली है। यानी कि आप देखिए फ्लक्चुएशन कितना तगड़ा। 3 फरवरी की अगर हम बात करें, यानी कि 2 दिन के भीतर 1,53,000 यानी कि फिर दाम बढ़ा है। 3 लाख हालांकि चांदी वहां पर बरकरार रहा। 4 फरवरी को 1,58,680 पहुंच चला, यानी कि दाम बिल्कुल हाई था, कम हुआ, फिर बढ़ा, बढ़ते बढ़ते और बढ़ चला। अब कहीं ये फ्लक्चुएशन और ज्यादा ना पहुंच जाए या फिर और कम ना हो जाए। फिलहाल यही फ्लक्चुएशन लगातार मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। अब इस फ्लक्चुएशन की क्या वजह है या फिर ये फ्लक्चुएशन कब तक यूं ही रहेगा, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इसको फ्लक्चुएट करने पर मजबूर कर रहे हैं। शुरुआत से ही हमने देखा कि पिछले साल से जब से जंगी छिड़ी हुई नजर आई हैं, तब से ही सोने चांदी के प्राइसेस पर खासा इम्पैक्ट पड़ा है। अब इस फ्लक्चुएशन को समझ पाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है क्योंकि कभी जब टैरिफ बढ़ता है तो अचानक सोने चांदी के प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन जब बजट का ऐलान तो सोने चांदी के प्राइसेस कम होते हैं। वो कौन से तमाम फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं सोने चांदी को? देखिए वेडिंग सीजन भी रहा, लोगों के लिए सोना चांदी खरीदना जरूरी भी हो जाता है, लेकिन मुश्किल भी हो गया था। ऐसे में लोगों ने इस बार जो इन्वेस्टर्स हैं खासा लाभ भी इसका उठाया, लेकिन अब इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज है कि आज अगर हमने सोने पर इन्वेस्ट किया, आज अगर हमने चांदी पर इन्वेस्ट किया और कल को मार्केट क्रैश कर गया, कल को सोने चांदी के दाम एकदम से गिर गए, फिर क्या? इन तमाम चीजों के बारे में भी आपको समझाएंगे। फिलहाल हमने देखिए डेट वाइज आपको 4 दिन के भीतर किस तरीके से उतार और चढ़ाव देखा गया वो भी समझाने की कोशिश की है। और ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं था, ये एक अच्छा खासा डिफरेंस था प्राइसेस के बीच में भी, अगर आपने नोटिस किया हो तो सोना प्रति 10 ग्राम क्या प्राइस आज का चल रहा है ये आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वही चांदी जो पहले सोने से हमेशा लो प्राइस पर रहा करती थी, अब सोने के प्राइस को भी बीट कर चली है। यानी कि सोना जो धातु बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण शादियों के समय पर खास तौर पर हो जाता है, अब चांदी ने उस धातु को भी पार कर दिया है। 1,99,000 चांदी पहुंच चली है। हालांकि तमाम लोग अब इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने वाले भी बेहद फूक फूक कर कदम रखते हैं। अब इसी को लेकर एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सोने चांदी की रफ्तार अब आगे कैसे रहेगी, क्या इसके दाम अभी भी घटते नजर आएंगे, बढ़ते नजर आएंगे, और क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ हाई भी हमने देख ली, एकदम से उसका गिरना भी हमने देख लिया, ये तमाम फ्लक्चुएशंस हमने, और ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम के भीतर, ये सभी चीजें एक एक दिन के अंदर जिस तरीके से फ्लक्चुएट हो रही थी वो वाकई बेहद ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिस्ट से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिस्ट से बेहतर हमें कोई भी नहीं समझा सकता कि क्या वजह कि आए दिन चांदी और सोने के प्राइसेस घटते और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
आगे कैसी सोने और चांदी की चाल रहेगी, एक्सपर्ट्स की इसको लेकर क्या राय है, क्या अभी भी और दाम गिरेंगे, क्या अभी बढ़ते नजर आएंगे, क्या अभी सोने और चांदी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, ये तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखिए डेट वाइज किस तरीके के फ्लक्चुएशन रहा है सोने और चांदी की कीमतों में, ये आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तारीखें हैं और 4 तारीखों के बीच में रिकॉर्ड तोड़ हमने पहले तो प्राइस देखा, फिर अचानक से वो गिरा, उसके बाद वो फिर बढ़ा और फिर बढ़ते बढ़ते कुछ और बढ़ चला। अब कैसी रफ्तार रहेगी, आइए ये भी जाने। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। आकाश जी, सोने और चांदी के भाव कभी बेहद ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, कभी एकदम कम हो जाते हैं, बेहद कंफ्यूजिंग और अनप्रिडिक्टेबल इस वक्त सोने चांदी की रफ्तार हो चली है। क्या फैक्टर्स हैं जो इतना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, आगे की चाल को किस तरीके से समझा जाए? जी, सबसे पहले हम सोने को ले लेते हैं। सोने को अगर देखते हैं तो एक तरफ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स चल रहे हैं, हम जानते हैं इस समय यूएस और ईरान के बीच में क्या चल रहा है। कुछ समय पहले यूएस और ग्रीनलैंड के बीच में क्या चल रहा था, या उससे पहले यूएस ने वेनेजुएला के अगेंस्ट क्या किया, रशिया यूक्रेन वॉर तो हुई है। तो जब भी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ज्यादा सीवियर होते हैं तो गोल्ड के अंदर सेफ हेवन एसेट बाइंग होती है, हेजिंग के लिए बाइंग होती है। दूसरा, सेंट्रल बैंक ग्लोबली गोल्ड परचेज कर रहे हैं क्योंकि डी डॉलराइजेशन हो रही है, डॉलर का वर्चस्व महत्व कम हो रहा है, तो इसलिए सोने को ज्यादा परचेज किया जा रहा है। तीसरा जो है, सोने की सप्लाई बहुत कम हो रही है, यानी कि जो सोने की एग्जिस्टिंग माइंस है गोल्ड की, उसकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नई माइंस की डिस्कवरी उतनी नहीं हो पा रही है। तो सोने के भाव जो है इस वजह से हमने देखा है पड़े थे पीछे। अब जहां तक आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वॉलेटिलिटी की फ्लक्चुएशन इतनी क्या है, देखिए फ्लक्चुएशंस को इस्तेमाल करना सीखें। सबसे पहले तो जिन लोगों ने कोई शादी प्लान कर रखी है घर में 3 महीने 6 महीने में, उनको मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की क्लियर कट राय है कि आगे सोने के दाम और बढ़ने की संभावना है क्योंकि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और हावी हो सकते हैं। तो उनके लिए संदेश क्या है, बाय एट डिप्स। जब भी आपको लगे कि सोने में कमी आ रही है तो कुछ ना कुछ स्टैगर्ड वे में बाइंग कर लें, ताकि जब तक शादी है तब तक आपके पास जितना सोना आपको चाहिए शादी के समय वो आ जाए। क्योंकि शादियों में हम लोगों के यहाँ, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ चाहे हमारे प्रिय दर्शक हों, हम सबके लिए शादियों में सोना खरीदना पहनना ऑस्पिशियस माने जाता है, हमारे यहाँ की परंपरा है, रिवाज है। तो इसलिए गोल्ड के लिए मैं कहूँगा बाय एट डिप्स। जिस वॉलेटिलिटी से लोग परेशान हो रहे हैं उस वॉलेटिलिटी को आप इस्तेमाल करें। जब भी डिप आती है बाय एट डिप्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड को बढ़ना है। अब आ जाइए चांदी पे। चांदी की जहां तक बात है, चांदी में वॉलेटिलिटी सोने से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि चांदी में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की तरफ से लोगों से यही सवाल पूछा जाता है, जो लोग कहते हैं कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बढ़ रही है, क्या ईवीज, क्या सोलर या क्या डिफेंस इक्विपमेंट में 3 गुना ज्यादा बाइंग आ गई है? क्या ईवीज जो सितंबर में बिकते थे उससे 3 गुना ज्यादा बिकने लग गए हैं? जवाब है नहीं। तो इसका मतलब चांदी में वॉलेटिलिटी रहेगी, तो इसलिए चांदी से रिटेल इन्वेस्टर दूर रहे, चांदी को लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। चांदी से आप दूर रहे क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। हमने देखा 4,20,000 से 2,36,000 कैसे आई थी। अब एज्यूम कीजिए किसी ने पूरा साल अपनी तनख्वाह से 20-20 हजार रुपये महीना बचा के 2 लाख की चांदी ली, अब लेते ही उसकी अगले दिन 1,10,000 की हो गई, तो उसके मन पे क्या बीतेगी। तो इसलिए चांदी को प्रोफेशनल्स के लिए छोड़ दें। सोना आप जो है अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। पोर्टफोलियो का हिस्सा मानूं आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें कुछ इक्विटीज हैं, शेयर्स हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ एफडीज हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस हैं। तो उस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स हैं, जिसे स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं, तो उसमें 15 से 20% गोल्ड रखें, ताकि आप भी अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलें। अगर जियोपॉलिटिकल कंसर्न ज्यादा बिगड़ते हैं तो कुछ ना कुछ आप गोल्ड में होने चाहिए, और गोल्ड लॉन्ग टर्म में वैसे भी एप्रिसिएशन देने की संभावना है। दूसरी बात जो दर्शक जानना चाहते होंगे वो पहले ही बता देता हूं, अगर आप ज्वेलरी शेप में भी लेना चाहते हैं, हालांकि जनरली एक्सपर्ट्स डिमोटिवेट करते हैं कि ज्वेलरी ना लें, उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं, उसमें नग के पैसे, माला के पैसे लग जाते हैं। मैं आकाशजिंदल सजेस्ट करूंगा कि ज्वेलरी भी आप ले लें, क्योंकि ज्वेलरी में एक तरफ मेकिंग चार्जेस है, दूसरी तरफ स्ट्रेंथ क्या है कि ज्वेलरी में लॉन्ग टर्म बाइंग हो जाती है, और लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपको अप्रिशिएशन देगा, क्योंकि ज्वेलरी के साथ क्या है, एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो ज्वेलरी, इफ वन परचेजेस दैट ज्वेलरी, particularly at the time of marriage, that is not generally sold for 15, 20, 25 years. Certain cases it's passed on to next generation. तो वो जो इमोशनल एंगल है, उसका इमोशनल अटैचमेंट है, वो ज्वेलरी में लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो एम्बेडेड कर देती है, तो उस कारण जो है ज्वेलरी भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आई थिंक गोल्ड में बाय डिप्स, शादी अगर है घर में तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहे,
ज्वेलरी लेनी है वो भी लें, क्योंकि गोल्ड लॉन्ग टर्म में अच्छा है, बट चांदी क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है, तो लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। बिल्कुल आकाश जी, ये तो चलिए रेगुलर कस्टमर्स की आपने बात बताई जिनके घर पे शादी ब्याह होने वाला है, लेकिन इन्वेस्टर्स, क्योंकि हम लोग शुरुआत से ही इसको लेकर डिस्कशन करते थे, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिए भी गोल्ड को खासा अच्छा बताया जा रहा था, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए जिस तरीके से लगातार प्राइसेस बढ़ रहे थे वो प्रॉफिटेबल था। लेकिन अब तो इतनी वॉलेटिलिटी है कि एक दिन बढ़ता है एक दिन कम होता है, इन्वेस्टर्स ऐसे में क्या करें? इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सजेशन है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 15 से 20% रखें, और आपके लिए भी अच्छा है कि आप वॉलेटिलिटी को यूज करें, बाय एट डिप्स। जो आपने 15-20% बना है, जैसे ही डाउन आता है उस समय अपॉर्चुनिटी वेस्ट ना करें, खरीद लें, ताकि ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो का 15 से 20% बन जाए। क्योंकि है क्या, अगर जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स वर्सन होते हैं तो इक्विटीज डाउन जाएंगी लेकिन गोल्ड बढ़ेगा, तो उससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी रहेगा, हेज भी रहेगा, शॉक अब्जॉर्बर आ जाएंगे। जैसे एक आम कार में नहीं होता शॉक अब्जॉर्बर है कि झटके कम लगते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में शॉक अब्जॉर्बर जो है गोल्ड ऐड कर देगा। 15 से 20% गोल्ड जरूर रखें, ताकि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी आए, शॉक अब्जॉर्बर भी आए, और जो वॉलेटिलिटी, जिस वॉलेटिलिटी से लोग घबरा रहे हैं उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। उसको स्ट्रेंथ ऐसे बनाएं, जैसे ही डाउन आती है मार्केट तब कुछ रिक्वायर कर लें, तो उससे क्या है आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और रोबस्ट हो जाएगा, शॉक अब्जॉर्बर्स वाला हो जाएगा। और जिस तरह के जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, क्योंकि पीछे जो यूएस की मूव्स रही हैं उसमें से कुछ अनप्रेसिडेंटेड रही है। देखिए, एवरीबॉडी न्यू that US is going to take some action against Venezuela. I'm taking you 25 days back. But nobody thought that US would take the action, the sort of action they took. So that left the entire world by surprise. तो ऐसी चीजों के, ऐसे जियोपॉलिटिकल शॉक्स अगर फर्दर होते हैं तो उसके लिए शॉक अब्जॉर्बर के रूप में गोल्ड एक बहुत अच्छा एसेट है। हालांकि गोल्ड की एक कमी है कि अपने आप में यील्ड नहीं देता। यील्ड का मतलब देसी भाषा में समझा दूं लोगों को, जैसे एफडी आपको ब्याज देगी, एनएससी है, केवीपी आपको ब्याज देगा, इक्विटीज है जनरली आपको डिविडेंड मिलेगा उससे। तो या आपने कोई फ्लैट ले लिया, प्रॉपर्टी परचेज करके किराए पे चढ़ा दिया, तो उससे आपको यील्ड मिल रहा है रेंटल के रूप में। यहाँ कोई यील्ड नहीं मिलता। सोना आपके घर पड़ा है 2 साल, वो पड़ा है, वो आपको कमा के नहीं दे रहा पड़ा, बट डाइवर्सिफाई कर रहा है पोर्टफोलियो को, क्योंकि यील्ड आपको एफडी दे रही है, यील्ड आपको एनएससी दे रहे हैं, इक्विटीज उतनी यील्ड नहीं देती, शायद 1-1.5% यील्ड दे दें, वो डिपेंड करता है इक्विटी के ऊपर।